तारीख की बानगी बयां करते हुए एक से एक इतिहासकार हुए हैं। उनमें से एक थे यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार ने एक किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। इस किताब के जरिए हमें ये जानने को मिलता है कि भारत में मुस्लिम शासकों के जितने भी राज तिलक हुए, उनमें औरंगजेब का राज तिलक सबसे भव्य था। ये बात सच है कि शाहजहां मुगल बादशाहों में खास था, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा, उसने मयूर सिंहासन नहीं बनवाया, ना ही उसने कोहिनूर हीरा हासिल किया। उसके सफेद संगमरमर के महल, जिसमें रंगीन कीमती पत्थर जड़े थे, वो भी गद्दी पर रहते नहीं बल्कि बाद में बने। इन्हें आज भी दिल्ली और आगरा में देखा जा सकता है। हालांकि ये सब कुछ औरंगजेब के गद्दी पर बैठते वक्त मौजूद थे। औरंगजेब ने जश्न में जो किया वो उस वक्त के मुस्लिम शासकों में आम नहीं था। तो चलिए आज ये समझते हैं कि अपने भाइयों से जंग के बाद औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो माहौल कैसा था। किस्से कहानियों में हमें औरंगजेब के बेरहम होने के सबूत तो बहुत मिलते हैं, लेकिन औरंगजेब के अय्याश होने के सबूत एक भी नहीं मिलते। तो क्या ये सच है कि औरंगजेब क्रूर भले ही था, लेकिन अय्याश बिल्कुल भी नहीं? चलिए आज इसे ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। मुगल इतिहास में औरंगजेब पहला ऐसा बादशाह था जिसने बादशाह पिता को कैद कर मुगलिया तख्त पर अपना कब्जा जमाया था। तख्त पर काबिज होने के बाद औरंगजेब ने ऐसे कई फरमान सुनाए जिससे उनकी छवि कट्टरपंथी के तौर पर साबित हुई। कई इतिहासकार उसके फैसले को राजनीतिक नीतियों का आधार भी बताते रहे हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार औरंगजेब को उसकी धार्मिक नीति की वजह से जिंदा पीर भी कहते हैं। औरंगजेब के ऐसे ही एक फैसले की वजह से दिल्ली में संगीत का जनाजा निकला था। क्या था वो वाकया, आइए जानते हैं। 1658 में शाहजहां को बंदी बनाकर औरंगजेब ने दिल्ली में अपना पहला राज्याभिषेक कराया। मुगल भारत का इतिहास किताब के मुताबिक एक साल बाद उसका दूसरा राज्याभिषेक हुआ, जिसमें औरंगजेब को अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बादशाह गाजी की उपाधि दी गई। ये आयोजन इतना भव्य था कि इसमें ईरान, बुखार, अबिसिनिया और अरब से भी मेहमान शिरकत करने आए थे। जो नहीं आ पाए थे, उनके दूत उपहार और बधाई संदेश लेकर यहाँ पहुंचे थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई सशस्त्र विद्रोह देखे, लेकिन उसे सबसे अलहदा विरोध अपने उस फैसले का देखना पड़ा जिसने उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। मुगल काल वो ऐसा दौर था जब कलाकारों के भूखे मरने के दिन आ गए थे। संगीत की धुन निकालने वाले वाद्ययंत्र कमरे में कोनों का आभूषण बनकर धूल फाक रहे थे। संगीत का सुर सुनाई देना सजा का पर्याय था। इतावली पर्यटन मनुची ने इसे वाक्य का जिक्र अपने संस्मरण में किया है। इतावली पर्यटक मनुची ने अपने संस्मरण में लिखा है कि जब औरंगजेब की और ये संगीत पर पाबंदी लगा दी गई तो कलाकारों ने नए अंदाज में विरोध जताया। वो लिखते हैं कि उस वक्त तकरीबन 1000 से ज्यादा कलाकार दिल्ली के जामा मस्जिद पहुंचे। यहाँ से एक जुलूस निकाला गया। जब जुलूस आगे बढ़ता तो कलाकारों ने बेसुर होकर रोते रोते गाना शुरू कर दिया, जैसे किसी का जनाजा निकाला जा रहा हो। मनुची ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उस समय नमाज पढ़कर वापस लौट रहे बादशाह औरंगजेब ने जब किसी से जानकारी कराई कि ये बेसुरी आवाज में क्यों गा रहे हैं, तो कलाकारों ने जवाब दिया कि बादशाह ने संगीत का कत्ल कर दिया है, हमें इसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने बेशक संगीत पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन इतिहासकारों का दावा है कि वह संगीत को पसंद करता था। मुगल भारत का इतिहास पुस्तक के मुताबिक वो वीणा बजाने में कुशल था। दावा तो ये भी किया जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सबसे ज्यादा किताबें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई। खैर, अब आते हैं औरंगजेब के हरम पर। हरम समझते हैं आप? शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये मुगलिया दौर में चलन था। अब तो ये लफ्जों तक ही सीमित रह गया है। आसान शब्दों में कहें तो हरम वो जगह थी जहां मुगल बादशाह से जुड़ी औरतें रहा करती थी, खास तौर से उनकी बेगम या बेगमें। यानी जिस महल में मुगल बादशाह की तमाम बेगमें रहा करती थी उसे हरम कहा जाता था। हालांकि इस महल में सुल्तान के अलावा किसी भी और पुरुष के आने की इजाजत नहीं थी। हरम में बादशाह ज्यादातर अपनी खास बेगमों के साथ समय बिताना जाया करते थे। इसके साथ साथ हरम में बेगमों की एक अलग तरह की राजनीति चलती थी। कहा जाता है कि इस समय में उस बेगम की सबसे ज्यादा चलती थी जो मुगल बादशाह के सबसे करीब हुआ करती थी। वहीं हरम को लेकर एक बात और कही जाती है कि इसकी सुरक्षा के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। कहते हैं ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि हरम में मौजूद महिलाओं की पाकीज़गी यानी उनकी पवित्रता पर कोई सवाल ना उठा सके। अपनी किताब अकबरनामा में अबू फजल ने लिखा है कि महिलाओं के लिए हरम बनाने की प्रक्रिया ऐसे तो बादशाह बाबर ने की थी, लेकिन इसकी शुरुआत सही मायनों में अकबर ने की थी।
इसके बाद जब जहांगीर का शासन आया तो हरम बनाने की प्रक्रिया और उसकी देखरेख तेज कर दी गई, लेकिन औरंगजेब के आते आते मुगल हरम की परंपरा खत्म कर दी गई। वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब इस्लाम धर्म के प्रति काफी कट्टर था। वो खुद का अल्लाह का सबसे बड़ा उपासक मानता था, लेकिन वो अय्याश भी था। आज हम आपको औरंगजेब की एक ऐसी ही अय्याशी की घटना के बारे में बता रहे हैं, जब उसने हीराबाई के कहने पर शराब का जाम अपने होठों पर लगा लिया था। दरअसल औरंगजेब ने जब पहली बार हीराबाई को देखा था, तभी वो उसका दीवाना हो गया था। वो राजकाज का काम छोड़कर अक्सर उसके पास पहुंच जाता था। इस वजह से शासन का काम भी प्रभावित होने लगा। वो आए दिन भरी इजलास छोड़कर हीराबाई के पास चला जाता था। दक्कन में मुर्शिद कुली खान ने ये जान चुके थे, इसी वजह से उसने मालगुजारी का पूरा सिस्टम बना लिया था, लेकिन उससे सब जगहों पर इसे समान रूप से लागू करने में लगातार दिक्कतें आ रही थी। कई जागीरदारों और हाकिमों ने उसे परेशान कर दिया था। सबसे बदमाश तो हाकिम थे, जो सीधे बादशाह शाहजहां का नाम लेते और ये मानने को तैयार नहीं थे कि औरंगजेब बादशाह शाहजहां का हुक्म यहाँ का सूबेदार बना है। औरंगजेब ने भी फरवरी 1653 में शाहजहां को एक पत्र लिखकर हाकिमों और जागीरदारों की बदमाशी की शिकायत की थी और मुर्शिद कुली खां के काम की तारीफ की थी, लेकिन हीराबाई के प्यार में कभी भी बहक जाता था। औरंगजेब जब मुल्तान में था तो शेख अबू उससे मिला था। उसकी काबिलियत से खुश होकर औरंगजेब ने उसे अपना सचिव बना लिया था। अप्रैल के महीने में एक बैठक चल रही थी। अचानक औरंगजेब बैठक छोड़कर हीराबाई के कमरे की तरफ जाने लगा। मीर खलील बुरहानपुर का सूबेदार था। वो तो इस बात का शुरू से ही राजदार था, लेकिन सल्तनत की खराब हालत देखकर उस दिन उसे औरंगजेब की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। इसके बाद अपनी आदत के मुताबिक वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। जो राज अब तक खास लोगों के बीच था, वो अब कई जहांगीरों और जागीरों हाकिमों के कानों तक पहुंच गया। हीराबाई को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि औरंगजेब इजलास से उसके यहाँ के लिए निकल गया है। उसने उर्दाबेनगी की तुरंत खाने पीने का इंतजाम करने को कहा और बांदिया बुलाकर कमरा सही कराया। जब औरंगजेब कमरे में आया था तो वो परेशान था। हीराबाई ये जान गई थी। उसने तुरंत शराब का एक जाम तैयार किया और औरंगजेब के सामने हाजिर किया। इतिहास में इस घटना के बारे में दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी कहती है कि जैनबादी के साथ औरंगजेब शराब पीना सीख गया और अक्सर नशे में रहता था। वहीं दूसरी कहानी कहती है कि उस दिन पहले तो औरंगजेब ने जाम पीने से मना किया, लेकिन जब हीराबाई ने उस पर जोर डाला तो उसने शराब पीने के लिए जाम होठों से लगा लिया। ये देखते ही हीराबाई ने जाम उसके हाथ से छीन कर फेंक दिया और कहा कि वो तो सिर्फ इम्तिहान ले रही थी कि औरंगजेब उससे इश्क में कहाँ तक जा सकता है। बहरहाल औरंगजेब को लेकर लोगों ने अपनी अलग अलग सोच बनाई हुई है। जो औरंगजेब से नफरत करता है वो उसके बारे में बुरा सोचता है, और जिसके जहन में औरंगजेब हीरो है वो उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचता। बस यही औरंगजेब की कहानी है। चलते चलते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो औरंगजेब के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। नमस्ते।